सुनो, अपनी पाउडर वीटा की एड रेडी है? यस सर, ये देखिए। यार ये क्या, हमारे पाउडर वीटा का हाइट से दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ऐड में कह दिया कि इससे हाइट बढ़ेगी। इसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सर, डिसेप्शन ट्रेंड है आजकल। डिसेप्शन ट्रेंड? सर, जैसे कल मैं आपकी फेसबुक की डीपी देख रहा था, आप उसमें स्मार्ट और डैशिंग लग रहे थे। सर, हम भी कुछ वैसा ही कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है। विज्ञापन कला और तथ्य का एक अनोखा मिश्रण है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 4 एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स जिन्होंने भारत को बदल के ही रख दिया। आप में से काफी लोग जानते होंगे कि कैसे बड़े ब्रांड अपनी एड से हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा डीपली बात करेंगे, पर्दाफाश करेंगे इनकी अनएथिकल स्ट्रेटजीज का, कि कैसे पसंदीदा सितारों के लिए हमारे प्यार का फायदा उठाते हैं और गवर्नमेंट एजेंसीज क्या रोल निभाती हैं जब ये सब होता है। ये एड कैंपेन्स इतने असरदार रहे कि ये एक मेजर कारण बन गए भारत की प्राचीन सभ्यता को नष्ट कर एक ऐसा देश खड़ा करने में जिसमें हर तरह की बीमारियां हैं। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटट्यूबर हिंदी। स्टार्ट करते हैं नंबर 4 फेयरनेस क्रीम से। 1954 तक भारत में सिर्फ एक ही क्रीम थी, वीको टर्मरिक, जिसकी एड में हल्दी और चंदन से चेहरे का निखार और स्किन डैमेज को रिपेयर करने की बात होती थी। लेकिन 1975 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने फेयर एंड लवली को लॉन्च कर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में तूफान हिला के खड़ा कर दिया। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें गोरा करने के लिए कोई खास इंग्रेडिएंट नहीं होते हुए भी ये सिर्फ क्रीम नहीं, फेयरनेस ट्रीटमेंट है। मेरी शीला कितनी गोरी। इनकी एड्स इस बात को दर्शाती थी कि सांवला होना मानो शराब ही हो, चाहे कोई डांस कंपटीशन हो, एयर हॉस्टेस का इंटरव्यू हो या फिर रिश्ते की बात। लेकिन फेयर एंड लवली लगाते ही वो जैसे एकदम से ही करीना कपूर ही बन जाती थी और हम सोचते थे कि सक्सेस के लिए स्किल सेट होना जरूरी है। एड्स में दिखाया जाता था कि 6 हफ्ते में सांवले से गोरा रंग पाएं। इनके इस मार्केटिंग कैंपेन को कलरिज्म प्रमोट करने के लिए बहुत क्रिटिसाइज किया गया। यूनिलीवर ने जवाब ये दिया कि 90% भारतीय महिलाएं गोरा होने की इच्छा रखती हैं, जैसे किसी की वजन कम करने की इच्छा हो। इस माइंडसेट को बढ़ावा देते हुए इमामी ने 2005 में मर्दों के लिए फेयर एंड हैंडसम लॉन्च कर दी। ऐसी एड से भारतीय सांवले लोगों के दिल को गहरी ठेस पहुंची। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 2007 में वही पैंतरा आजमाया, इस बार एक नए प्रोडक्ट पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी के साथ। इसकी एड में सैफ अली खान सांवली प्रियंका चोपड़ा को छोड़ गोरी नेहा धूपिया को चूज करते हैं। तुरंत एक्शन लिया गया और यूनिलीवर को अपनी इस एड को सस्पेंड करना पड़ा। भारतीय एड्स पे निगरानी रखने वाली एजेंसी स्काई ने भी ऐसी एड्स का बहिष्कार किया और कहा कि सांवले लोगों को एड्स में असफल दिखाना बिल्कुल गलत है। यूनिलीवर को बात माननी पड़ी, जिसका असर फेयर एंड लवली की लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट्स में देखा जा सकता है। हालांकि नुकसान तो हो ही चुका, तो ये समझा जा सकता है कि कैसे ये सेलिब्रिटीज जिन्हें लोग इतना प्यार और सम्मान देते हैं, प्रोडक्ट प्रमोशन करते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। कंपनीज कुछ थोड़ा बहुत जुर्माना देकर साइड हो जाती हैं, रह जाते हैं कंज्यूमर्स या फैंस जो हर तरफ से ठगे ही जाते हैं। ध्यान रखें। नंबर 3 पे है कोलगेट। पुराने टाइम में चीजें बड़ी नेचुरल होती थी। लोग नीम या बबूल की दातुन करते थे या दंत मंजन से अपने दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखते थे। हालांकि 1937 का वो साल था जब भारत में यूएस की कंपनी कोलगेट पाल्मोलिव ने अपना पहला मॉडर्न टूथपेस्ट लॉन्च किया। मार्केट पे जल्दी कब्जा करने के लिए एड्स में दिखाया कि ये टूथपेस्ट सभी ओरल प्रॉब्लम्स को ठीक करता है और साथ में बच्चों को टारगेट करने के लिए इसके मीठे मिंटी टेस्ट पे फोकस किया गया। इस गलत मैसेज से मानो बच्चों को टूथपेस्ट खाने के लिए उकसाया गया। क्योंकि कोलगेट टूथपेस्ट दातुन और दंत मंजन के मुकाबले टेस्ट में अच्छा था और मुंह की सभी प्रॉब्लम से भी छुटकारा दिलाने वाला था, तो भारतीय मार्केट में सुपर हिट तो होना ही था। लेकिन भोली जनता को क्या पता था कि ये केमिकल से भरा आर्टिफिशियली फ्लेवर किया हुआ टूथपेस्ट अनेकों वार्निंग्स के साथ बेचा जा रहा है। लेकिन कोलगेट की तो गाड़ी बहुत बढ़िया चल चुकी थी। बाकी
नए टूथपेस्ट जैसे पेप्सोडेंट और क्लोजअप ने मार्केट कैप्चर करने की बड़ी कोशिशें करी, लेकिन बार बार फेल हुए। अब तो टूथपेस्ट का मतलब कोलगेट हो चुका था। कोलगेट नई नई एड्स के साथ अपने कंज्यूमर्स को लुभाता रहा। कोलगेट की फेमस टैगलाइन 4 में से 3 डेंटिस्ट कोलगेट रिकमेंड करते हैं गुमराह करने वाली थी। रियलिटी में सर्वे फोन पे किए गए थे और डेंटिस्ट ने कोलगेट के साथ साथ बाकी ब्रांड्स को भी उतना ही रिकमेंड किया था। इसका मतलब ये कि डेंटिस्ट ने कोलगेट, सेंसोडाइन या किसी और हर्बल टूथ पाउडर को भी उतना ही रिकमेंड किया होगा। शॉकिंग बात तो ये है कि ये बड़ी कंपनियां रिसर्च साइंटिस्ट को भी अपने फेवर में बोलने के लिए नहीं हिचकिचाती। कोलगेट की डेंटिस्ट टैगलाइन के लिए यूके की वॉचडॉग एजेंसी ASA ने एक नोटिस भेजा। भारतीय गवर्नमेंट तो चुप ही रही। लेकिन अजीब बात तो ये निकली कि जब रिसर्च से ये पता लगा कि दातुन और बाकी जड़ी बूटियां दांतों के लिए ज्यादा असरदार हैं, इन्हीं कंपनियों ने अपने टूथपेस्ट में थोड़े बहुत हर्ब्स डाल दिए ताकि फ्रंट लेबल पे चिपका सकें। ये ऐड याद है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? चौंकाने वाली बात यह भी है कि कोलगेट ने प्राचीन लाल दंत मंजन पाउडर के फॉर्मूले पे भी अपना पेटेंट ले लिया। कोलगेट को देख पेप्सोडेंट और क्लोजअप भी बढ़ा चढ़ा के अपनी एड्स में प्रोमिसेस करने लगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद ये वही पुराना टूथपेस्ट नई ट्यूब में भर के देने लगे ताकि लोग बोर ना हो और इनकी जेबें गर्म रहें। बेसिकली कोलगेट के भारतीय ओरल केयर मार्केट में एंटर करने के बाद लोगों ने नेचुरल और फायदेमंद दातुन और मंजन छोड़ केमिकल से भरे टेस्टी टूथपेस्ट को अपनाना शुरू कर दिया। कोलगेट की करंट इवैल्यूएशन 40,000 करोड़ से भी ऊपर है और ये सब भारतीय लोगों की ओरल हेल्थ और लगातार बढ़ती डेंटल प्रॉब्लम्स की कीमत पर। नंबर 2 पे है कोका कोला। कोका कोला की भारत में एंट्री प्योर अपॉर्चुनिस्टिक थी। भारत 1947 में आजाद हुआ। 3 साल के अंदर अंदर कोका कोला ने नई दिल्ली में एक बॉटलिंग प्लांट खड़ा कर दिया। कोका कोला की स्टार्टिंग एड्स ने युवा वर्ग को टारगेट करते हुए इसे एक फन रिफ्रेशिंग ड्रिंक बताया। कोक इंस्टेंटली हिट हुई। फिज के साथ आने वाली ये शायद इकलौती एक ड्रिंक थी। उससे पहले तो हम भारतीय लोकल फ्रूट शरबत और नींबू पानी ही पीते थे। यही नहीं, कोका कोला की एक बोतल बनाने के लिए 2.5 गुना पीने का पानी इस्तेमाल होता था। होना क्या था, देखते देखते 1970 तक सिर्फ 10% गांव में ही साफ पानी की सुविधा रही, जबकि 90% गांव में कोका कोला बिक रहा था। सरकार की नजर में कोका कोला पानी से ज्यादा इजीली उपलब्ध होना एक चिंता का विषय बन गया। लेकिन अमेरिका की इतनी बड़ी कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाना आसान नहीं था। लेकिन फिर 1977 में हो ही गया। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के चलते कोका कोला को भारत से बाहर जाना पड़ा, क्योंकि लोगों को कोका कोला का स्वाद मुंह लग गया था। इसका फायदा उठाकर लोकल सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स जैसे थम्स अप, लिम्का, गोल्ड स्पॉट और डबल 7 आगे आए। पेप्सी की एंट्री भारत में 1989 में हुई। फिर 1993 में ग्लोबलाइजेशन होते ही कोका कोला ने फिर भारत में एंट्री मारी। सबसे पहले कोक ने सभी छोटे ब्रांड्स को $60 मिलियन में खरीद लिया। अब एक ही कॉम्पिटिटर बचा था, पेप्सी। उसके बाद तो जैसे बड़े से बड़े सितारों को हायर करने की एक होड़ सी ही चल पड़ी। टूर्नामेंट स्पॉन्सर करने लगे। अब तो जैसे कोक और पेप्सी पीना गर्व की बात थी। उन्हें थोड़ी ना पता था कि वो कितनी चीनी पी रहे हैं। 44 packets of sugar in this one. लेकिन ये रुकने वाले कहाँ थे? 2001 में गांव पर कब्जा करने के लिए कोका कोला ने आमिर खान के साथ लॉन्च किया अपना सबसे हिट कैंपेन, जिसकी टैगलाइन थी ठंडा मतलब कोका कोला। ये वही टाइम था जब ग्रामीण जनता ऑलरेडी साफ पानी की कमी के लिए कोक के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही थी। कोक ने जवाब दिया कि 2010 तक सारा पानी वापस कर देंगे, जिसका संभव होना बहुत ही मुश्किल था। फिर 2003 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सॉफ्ट ड्रिंक्स की इमेज को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 11 सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स कोक और पेप्सी समेत में बड़ी मात्रा में पेस्टिसाइड्स पाए गए। इससे पूरे भारत को धक्का लगा। लोग सड़क पे उतर आए। सेलिब्रिटीज जिन्होंने इन्हें खूब प्रमोट किया था अब चुप थे। 2004 में कोक ने फिर एक पैंतरा आजमाया। लोगों के चहेते आमिर खान इस बार एक एक्टिविस्ट बने हुए थे। इमोशनल एड बनाकर ये मैसेज दिया कि कोक सेफ है, तो जब भी मन करे बेफिक्र होके पीजिए। तो उन्होंने इशू फिक्स कर दिया होगा, है ना? नहीं,
अगले साल फिर से कोक, पेप्सी और बाकी पेस्टिसाइड टेस्ट में फेल हो गए। तब तक तो लोगों को इन सॉफ्ट ड्रिंक्स की जैसे आदत ही हो गई थी। इतना होने के बाद भी अगर आप कोक की वेबसाइट खोलकर देखें तो वो खुद को ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं जैसे कोई एनजीओ चला रहे हों। खैर, इस एनजीओ की वर्थ अब 195 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। जिम्मेदार कौन? हम ही तो हैं। फाइनली नंबर 1 पे है हेल्थ ड्रिंक्स। भारतीयों के लिए हेल्थ ड्रिंक का मतलब होता था बादाम वाला दूध, बेसन शीरा, रागी माल्ट या कोई और ड्राई फ्रूट मिक्स। लेकिन 1930 के बाद सब बदलने लगा जब एक अंग्रेजी कंपनी हॉर्लिक्स ने भारत में माल्ट बेस्ड ड्रिंक लॉन्च की। प्रोडक्ट बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ज्यादा चीनी, थोड़ा माल्ट और कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। मतलब हेल्थ ड्रिंक के नाम पर कौन ही इसे खरीदता, वो भी दूध में डालने के लिए जो पहले से ही इतना पौष्टिक होता है। इसीलिए इसकी स्टार्टिंग एड्स में हॉर्लिक्स को सिर्फ एक टेस्ट एनहांसर और एक्स्ट्रा एनर्जी का सोर्स बताया गया। लेकिन भारत के स्वतंत्र होने के बाद जैसे ही बॉर्नविटा, कॉम्प्लान और माइलो जैसे नए प्लेयर्स इस मार्केट में आने लगे, कंपटीशन बढ़ गया। अब हर ब्रांड मार्केट शेयर के लालच में बच्चों को जैसे झूठे क्लेम से आकर्षित करने लगा। हॉर्लिक्स ने दुगनी इम्यूनिटी का वादा किया, कॉम्प्लान ने कहा दुगनी हाइट लो, बॉर्नविटा को रियल अचीवर्स की ड्रिंक कहकर प्रमोट किया गया। लेकिन एक्चुअल में सभी ड्रिंक्स के ऑलमोस्ट सेम ही इंग्रेडिएंट्स थे। सब नौटंकी निकली लेकिन काम कर गई। अब हर एक माँ अपने बच्चे के लिए कैसे भी करके सो कॉल्ड हेल्थ ड्रिंक खरीदने लगी। ब्रांड्स नई कैची टैगलाइंस के साथ आते रहे और माएँ अपने बच्चों के लिए खरीदती रहीं। एस्काई ने इन ब्रांड्स को मिसलीडिंग मार्केटिंग के नोटिसेस जरूर भेजे कि जो आपके क्लेम्स हैं उनके कोई पुख्ता सबूत तो है नहीं, लेकिन तब तक तो एड ऑलरेडी टीवी पे कितनी बार दिखाई जा चुकी होती थी और बच्चों को तो फिर वही चाहिए था। आज सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि कोई भी बच्चा बिना इन आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड माल्ट मिक्सेस का एक चम्मच डाले दूध पीकर राजी नहीं। दूसरे देशों में लोग जागरूक हो रहे हैं जिस वजह से इनकी पॉपुलैरिटी पहले से कम हो गई है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यूरो मॉनिटर का अनुमान है कि पूरे विश्व में 50% सेल तो भारत में ही है। अब टाइम आ गया है कि हम अपने बच्चों की हेल्थ के लिए सही डिसीजन लें। सो दोस्तों, ये थे वो 4 एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स जिन्होंने भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि हमें पता चले कि कैसे बड़े ब्रांड्स किसी भी हद तक चले जाते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। ना ही हम सेलिब्रिटीज और ना ही सरकारी एजेंसियों पे भरोसा करने लायक हैं। अब तो अपनी हेल्थ अपने हाथ ही है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग इंग्रेडिएंट्स देखे बिना ही प्रोडक्ट खरीदते हैं। इन ब्रांड्स के पास भी कोई इंसेंटिव नहीं है कि अच्छे प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करें। लेकिन अगर हम चाहें, और मुझे विश्वास है फिट ट्यूबर कम्युनिटी पे, कि ना ही सिर्फ अपनी हेल्थ बल्कि अपने आसपास वालों को भी जागरूक करें ताकि सिचुएशन बेहतर हो सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप एक हेल्दी पीनट बटर खरीदना चाहते हैं तो न्यूट्राबे फूड्स का ऑल नेचुरल पीनट बटर एक अच्छा ऑप्शन है भारतीय मार्केट में। ये आता है 2 वेरिएंट्स में, क्रीमी और क्रंची। पैक घुमा के देखो तो आप पाएंगे कि इसमें सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट है, वो है रोस्टेड पीनट्स। ना एडेड शुगर, ना हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स और ना ही कोई प्रिजर्वेटिव्स। इसके 2 चम्मच में आपको मिलेगा 9 ग्राम प्रोटीन और 16 ग्राम हेल्दी फैट्स। नेचुरल पीनट बटर आपके हेल्दी लाइफस्टाइल का एक पार्ट हो सकता है, जिसे आप रोटी पे लगा के, फ्रूट्स पे लगा के या ऐसे ही खा सकते हैं। न्यूट्राबे फूड्स का ऑल नेचुरल क्रीमी और क्रंची पीनट बटर खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें, जिससे आपको मिलेगा एक सरप्राइज डिस्काउंट। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। My name is Vivek. I thank you so much for watching.